ऑप्टिकल आइसोमेरेज में है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरेज में स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे हाइब्रिडाइजेशन का मैंने बोला था कि लोन पेयर इन द रेजोनेंस तो प्योर पी ऑर्बिटल में होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर अलग होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है, यहाँ लोन पेयर इधर गया, मतलब लोन पेयर एग्जिस्ट इन प्योर पी ऑर्बिटल है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 लोगे। बट वही CH3 NH2 रह जाए तो लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज में आएगा, तो ये sp3 होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पढ़ा होगा 3 सिग्मा एक लोन पेयर, बट जहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में होगा वहां पे उसको sp3 कर दोगे। जैसे कि पाइरिडिन ले लो, तो लोन पेयर कहाँ पे है, ऑन द डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस में नहीं जाता है ना, तो रेजोनेंस में नहीं है तब तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर 3 मतलब sp2। यहाँ क्या काउंट होगा, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर 4 मतलब sp3। और ये क्या काउंट होगा, रेजोनेंस में होगा तो केवल 3 सिग्मा काउंट करोगे मतलब sp2। ओके, अब देखो, तो इससे हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट बता दिया था कि कहाँ पे कौन सा होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, sp3 hybridized atom which have 4 different groups। ये चारों डिफरेंट ग्रुप होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। जैसे नाइट्रोजन ले लो, ये हो गया लोन पेयर, एक हो गया R1 R2 R3, ये सब sp3 है, sp3 हाँ बेसिकली ये कायरल एटम। तो जैसे कि सल्फर रहेगा, तो सल्फर में भी एक तो लोन पेयर ही हो गया। सल्फर में देखो, एक हो गया X, एक हो गया Y, एक हो गया लोन पेयर, एक हो गया डबल बॉन्ड। तो ये तुम्हें क्या होगा, ये भी कायरल होगा ना। ये सब कायरल सेंटर्स है, कायरल सेंटर। जैसे कि SO X और Y चारों डिफरेंट नहीं है, तो नॉट कायरल, नॉट अ कायरल सेंटर ये वाला। बट एक हो गया O16, एक O18, तो डिफरेंट हो गया, तो ये कायरल एटम हो गया। R1O R2, ईथर को प्रोटोनेशन कर दो तो ये कायरल हो गया क्योंकि एक लोन पेयर। CH3CONCH3 लोन पेयर, ये कायरल है क्या? नहीं, ये sp2 है, नॉट कायरल। जो प्लेनर है वो तो कायरल हो ही नहीं सकता, उसमें वो प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें लोन पेयर क्या होगा, ये रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो sp2 था। ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर होगा क्या?
जैसे कायरल है, एवरी साइड इट इज डिफरेंट ना, ये कायरल होगा। तो तुम्हें ये बताना है कि कायरल सेंटर इसमें कितने हैं। जैसे ये हो गया, इधर और इधर। ओके अंकित। ये इससे जो इससे पहले पहले वाला केस में लोन पे रेजिडेंस में होगा ही नहीं। ये sp3 था। इस कार्बन को देखो तो एक मिथाइल है, एक इधर अरेंजमेंट अलग पड़ रहा, इधर का अरेंजमेंट अलग है, और एक हाइड्रोजन है। कायरल होगा ना, ये भी कायरल होगा, एक मिथाइल है, इधर एक कार्बन के बाद दूसरा मिथाइल आ गया, इधर पाथ अलग आ गया, एक हाइड्रोजन है। तो कायरल मतलब सब डिफरेंट दिखे तो कायरल बोलोगे ना, तो इसमें दो कायरल सेंटर हो गए, एक ये, एक ये। इसमें कितने कायरल सेंटर है? जीरो। हाँ, नो कायरल सेंटर। क्यों? वो तो इस सब से सेम ही आ रहा ना, इधर मिथाइल आ गया, और इधर का अरेंजमेंट बिल्कुल सिमेट्रिकल पड़ गया, इधर इधर तो सेमी ग्रुप माना जाएगा ना, नॉट कायरल, तो ये मीजो में नहीं आता। पूछता कि हाउ मेनी मीजो कंपाउंड्स आर देयर, तो इसके पहले वाला मीजो हो सकता है, बट इसमें मीजो नहीं आएगा। मीजो होने के लिए कायरल कार्बन तो चाहिए ना। ओके। ब्रिजहेड पे कायरल हो सकता है ना, अभी तो दिखाया था। तो मैं से बोल रहा है ना, अभी तो सिमेट्रिकल हो गया, ऐसा कर दिया तो भी सिमेट्रिकल हो गया। तो दोनों साइड थोड़ा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये इसको sp3 बनाना है, तो एक हाइड्रोजन होगा। अब दोनों पाथ को अलग करना है, कुछ तो अलग कर दो, यहाँ मिथाइल कर दोगे, अलग हो गया, है ना। तो लेफ्ट का अरेंजमेंट अलग, राइट का अरेंजमेंट अलग, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये दो, ये कायरल हुआ ना। लेफ्ट साइड जो हो गया वो ब्रिज अलग गया, राइट साइड का ब्रिज अलग गया, ऊपर से एक अलग आया, सब डिफरेंट है ना, तो ये दोनों क्या होंगे? कायरल होंगे। ओके। इस पे सिंपल वाला क्वेश्चन मिल जाता है, कितने कायरल सेंटर है वगैरह। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, जो लर्न नहीं करना, बट कितने कायरल सेंटर है ये बताने। हाँ शिवम, क्या बोलो? प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ब्रिज वाले क्वेश्चन में दोनों कायरल सेंटर तो कार्बन से ही अटैच्ड है ना, दोनों कायरल सेंटर, जो इसके जस्ट अबव बोला है मैंने शो, जो इसी पेज पे सबसे ऊपर में लिखा है वो ना। हाँ, तो दो अलग अरेंजमेंट आ गया ना दोनों साइड से। जैसे कि इसको बोल रहे हैं कि कायरल क्यों बोला है, एक हाइड्रोजन है, इधर तुम आओगे तो अरेंजमेंट अलग मिला, इधर से जाओगे तो एक कार्बन के बाद मिथाइल मिल गया, इधर से आओगे तो एक कार्बन के बाद कुछ भी नहीं, इसलिए वो कायरल हो गया। अब इसको सोचो, इधर जाओगे तो दो कार्बन के बाद मिथाइल मिला, बोलोगे अरे ये पाथ अलग है, दो कार्बन के बाद मिथाइल मिलता है, इधर नहीं मिलता ऐसे, ये अलग पड़ गया, हाइड्रोजन अलग पड़ गया। तो अरेंजमेंट दोनों साइड से अलग अलग आ रहा है ना।
हाइड्रोकार्बन वाले लेक्चर तुम लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब करोगे तो मिल जाएगा, उसको देख जाओ, प्रिपरेशन हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन के। इंथ्यूज का लेक्चर लिया था मैंने। यही चार होंगे, क्या और कोई होगा? फिर रॉन्ग है कोई? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पहले का आंसर 8 है। ओके, लेट मी चेक कितने आ गए। पहले रिंग पे कितना हो गया? ये एक अलग दिख रहा है, एक मिथाइल है, एक साइड से जो आओगे तो इधर से कुछ और रास्ता दिख रहा है, इधर से कोई और रास्ता दिख रहा है, अरेंजमेंट अलग दिख रहा है ना। यहाँ पर तो होना ही था जंक्शन पे मिथाइल, दोनों साइड का बिल्कुल अलग। यहाँ पे sp2 हो गया, तो इधर तो कोई चांस ही नहीं। तो जहां भी जंक्शन आएगा वो सब होगा, इधर होगा। यहाँ भी आ रहा है, देखो अरेंजमेंट अलग अलग मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी ये अटैच हो रहा है, ये यहाँ पे जंक्शन आ रहा है, देखो ये भी अलग है। हाँ, तो टोटल 8 है ना। हाँ, तो ये ठीक है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स 4 है, ये ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स की जगह इसको हटा दो। 4 कायरल सेंटर है, ये ना। ओके, तो ये आ गया कायरल सेंटर, कैसे फाइंड करोगे? इससे आ जाता है तुम्हारा। नेक्स्ट हो गया स्यूडो कायरल सेंटर। एक H ले लो, एक OH ले लो। तो अभी ये कायरल होगा, क्योंकि एक फॉर्म ई है तो एक फॉर्म जेड है, और दोनों जेड हो जाता तो अकायरल हो जाता। ये दोनों साइड का ग्रुप सेम हो गया, तभी कायरल नहीं है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो कायरल सेंटर। ये हो गया सूडो कायरल सेंटर। क्यों इसको चेंज कर रहे हो? तो एक समय कायरल तो एक समय अकायरल हो जाता। हाँ, जैसे कि CH3, CHOH, CHOH, इसमें कितने कायरल सेंटर है और कितने सूडो कायरल? हाँ, तो 2 कायरल है, ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया।
और ये सूडो कायरल सेंटर। ये डिपेंड करता है कि दोनों एक अरेंजमेंट में है कि नहीं है। हाँ वैष्णव बोलो, बताओ। ये केस में कौन सा दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है? तो लीनियर है ना? लीनियर नहीं, मतलब सब sp3 ही है ना, तो हाँ कौन सा अलग आ फॉर्म नहीं हो सकता पाएगा है? ना, तो अभी बता ही रहा, अभी तो इतना ही किया ना। वेट करो, इसका एक्सप्लेनेशन अभी करना है। अब CH3 CHOH 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 आ गया, CH3, ये मान लो R हो गया और ये S हो गया, तो ये इसका मिरर इमेज बन जा रहा है ना, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तभी नॉट कायरल हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और CH3 CHOH, ये CHOH के साथ ये CHOH ले लो और CH3, और इसको यदि तुम R ले रहे हो, ये R ले रहे हो, तो ये मिरर इमेज नहीं है, तभी ये कायरल होगा। यही सेंटर एक्स में कायरल, एक्स में कायरल बन जा रहा है, इसीलिए इसको सुडो कायरल बोल रहा है। अभी ये क्या हो गया, अकायरल। अभी क्या हो गया, कायरल, इसको बोलेंगे सुडो कायरल। नेक्स्ट हो गया जैसे CH3 CHBr CHCl CHBr CH3, इसका भी वही है, एक आर है एक ऐसा, तो ये सुडो कायरल कहलाएगा। सुडो कायरल सेंटर PCS लिख देता हूँ। ओके, अब CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H और OH हो गया, मतलब एक समय कायरल एक समय कायरल होगा तो ही बोलोगे, ये एक समय कायरल एक समय कायरल नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें नो सुडो कायरल सेंटर। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल है, उसका दो फॉर्म नहीं है, बिकॉज आइडेंटिकल। हाँ वैष्णव बोलो। आपने ये सूडो काइल सेंटर के फर्स्ट एग्जांपल में ई और जेड यूज किया, और यहाँ पे आपने आइडेंटिकल यूज किया, मतलब मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हो आप? आई सुडो कायरल सेंटर ये है फॉल्स कायरल सेंटर, कभी वो कायरल बन जा रहा है कभी नहीं बन रहा है, उसके दो केस आ रहे हैं, एक समय कायरल हो जा रहा है एक समय अकायरल हो जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों साइड आइडेंटिकल ही है, तो इसमें दो फॉर्म है ही नहीं। इससे पहले अच्छा, इसमें जी आई नहीं है वाले, ना? हाँ इससे पहले वाले में EZ दो फॉर्म थे, EZ हो गया तो कायरल, और ई हो गया या ZZ हो गया तो अकायरल। और वहाँ पे ऊपर ऊपर अपने आर एन एस का कुछ किया, तो हाँ, आपने आर और एस को मतलब एक एल क्यों बोला? वो अलग अलग है ना? नहीं नहीं वो मिरर इमेज हो गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई उसमें। यदि वहां से प्लेन पे मैं होगा तो आर का मिरर इमेज ऐसा आता है ना। हाँ, ये पता है। हाँ तो वो उसका मिरर इमेज हो गया, तो उसमें अकायरल हो गया, वो आइडेंटिकल चला जाएगा वो। और आर के साथ आर होगा तो वो कायरल कहलाएगा उसमें, वो ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा उसमें। ओके, मतलब आर एन एस के बारे में और भी जानेंगे ना हम लोग ऐसे? हाँ हाँ अभी तो मालूम है तुम लोग को इसलिए। कि मेरे को इतना मुझे डिफिकल्टी होता है उसमें। ओके। अब ठीक है। हाँ रोशन बोलो। सर मुझे लास्ट वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया।
लास्ट में तो दोनों आइडेंटिकल है, तब कायरल अकायरल क्या, जिसमें दो फॉर्म हो, जिसमें एक समय वो कायरल हो जा रहा है, एक समय अकायरल हो जा रहा है। इससे पहले मैंने बताया था कि तुम ये ले लो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CHOH, तो ये होगा इसमें, ये सुडो कायरल क्योंकि इसमें दो फॉर्म है। एक समय ये दोनों, एक समय ये सिस हो गया तो ये उस साइड मान लो ट्रांस हो गया, तो दो अलग अलग फॉर्म हो गया ना, पर दोनों सिस हो गए, अकायरल हो जाएगा ना, फिर आइडेंटिकल ग्रुप हो गए। क्लियर हुआ? तो जब दो साइड आइडेंटिकल ग्रुप हो जाए तो इसके अंदर दो फॉर्म हो गया, ई और जेड से देखो कि जब दोनों साइड ई और ई होगा तो सेम माना जाएगा, तो अकायरल हो गया। बट एक साइड ई आ गया और दूसरे साइड जेड हो गया तो कायरल हो गया, तो कभी ये कायरल सेंटर बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, इसको स्यूडो कायरल बोलते हैं। ठीक है सर। ओके, नाउ minimum number of carbon required to show optical isomerism. In alkane, in alkene, in alkyne, कौन सा सिंपलेस्ट एल्केन होगा? हाँ, 7 ना, सी के साथ एक मिथाइल अलग, हाइड्रोजन अलग, इथाइल अलग, और इधर प्रोपाइल। एल्कीन में एल्कीन एल्काइन 6 से काम चल जाएगा, है ना। CH3CH, हाँ, C2H5, CH डबल बॉन्ड CH2। अल्कोहल में 4 से भी काम हो जाएगा, CH3CHOH, C2H5। सिंपल ऑब्जेक्टिव सर। ओके, अल्काइल हैलाइड में सेम 4 ही होगा। एल्डिहाइड में और इसके जगह, हाँ, ये 4 कार्बन लोगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। एल्डिहाइड इसमें 5 लोगे तो काम चलेगा। एक अलग करो, ये मिथाइल अलग करो, इथाइल अलग करो, और तो खुद एल्डिहाइड ही अलग होगा। यही हुआ ना, 1 2 3 4 5, है ना। ठीक है, 5 देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ ललितेश बोलो। सर एल्केन में 7 क्यों सर, मतलब कार्बन के चारों तरफ का 4 और अलग अलग चारों अलग रहेगा तभी दिखाएगा ना, यही बताया, कायरल मतलब 4 अलग सेंटर बनाओ। तो हाँ CH4 लोगे तब तो चारों सेम है, तब कहाँ से होगा मीथेन? तो फिर इससे 4 होना चाहिए ना। हाँ, चारों अलग अलग करो, एक हाइड्रोजन अलग कर दो, एक में मिथाइल अलग कर दो, फिर मिथाइल नहीं यूज कर सकते तो इथाइल अलग करो। सर लेकिन ये मिनिमम, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, मिनिमम, मैक्सिमम के लिए तो जितना कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, RS configuration. पहला क्या हो गया? गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल। दूसरा, लोएस्ट प्रेफरेंस ग्रुप अवे फ्रॉम द आइज। उसके बाद
क्लॉकवाइज मतलब राइट डायरेक्शन आर, क्लॉकवाइज किसका, 1 से 2, 2 से 3 की ओर जाओ, लोएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रेफरेंस ग्रुप की बात कर रहा था मैं, मतलब फोर्थ, अवे फ्रॉम द आइज, और क्लॉकवाइज 1 से 2 से 3 की ओर जाओ, क्लॉकवाइज आया तो आ रहा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो वो एस होगा, बट जाना किधर है, 1 से 2, 2 से 3, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे आइज से दूर हो। उससे पहले जैसे कि ये आ जाए, प्रायोरिटी देना तो आता है तुम्हें, डैश और वेज पे बनाओ, तो डैश डैश वेज डैश और वेज प्रोजेक्शन पर डैश क्या हो गया, नीचे की ओर गया, तो मान लो हाइड्रोजन इधर हो गया, और ये मान लो CH3 है, ये ऊपर आ गया, एक कॉपी से नीचे गया, एक कॉपी से बाहर आ गया, और ये दो ग्रुप कॉपी पे ही है, एक C2H5 है, एक Cl है, डैश वेज प्रोजेक्शन, डैश मतलब कॉपी से नीचे गया, वेज मतलब ये जो वेज आ गया कॉपी से ऊपर आ गया, और बाकी दो कॉपी पे तुम्हारे मिथाइल, इथाइल और क्लोरीन। अब इसके बीच में प्रायोरिटी दे दो 1 2 3 4, कौन सा 1 2 3 4, क्लोरीन है नंबर 1, देन C2H5 नंबर 2, ये नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 4। जो लोएस्ट प्रेफरेंस ग्रुप है हाइड्रोजन है, वो तुम्हारे आइस से अवे होना चाहिए था, आइस से अवे ही है। अब 1 से 2, 2 से 3 की ओर जाओ, तो कैसा दिखेगा, ये 1 से 2, 2 से 3 दे रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, ये आर कहलाएगा, क्लियर। अब वो कहीं किसी और पोजीशन पे है, हाँ ले लेते बोल, तब तक एक दूसरों को दे दो, तब इनको यहाँ पे ले लो हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लो मिथाइल, यहाँ C2H5, और यहाँ Cl। अब बताइए कौन सा, एस होगा। हाँ तो प्रायोरिटी दोगे, प्रायोरिटी में क्लोरीन नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, और ये 4, CIP रूल है ना। अब 4 तुम्हारे है, तो तुम्हें जाके एक्चुअली यहाँ से नहीं देखना है, ये कॉपी के ऊपर से देखोगे तो हाइड्रोजन तुम्हारे ओर आया हुआ है, और मिथाइल कॉपी के अंदर गया है, तो हाइड्रोजन कॉपी के ऊपर है, तो तुम्हें कॉपी के बैक साइड इधर जाके देखना है, यहाँ से देखना डिफिकल्ट लग रहा है ना, हाँ, बट वहां से देखोगे तो तुम्हें एस नजर आएगा, तो उधर से जाके ना देखे हम लोग, बेटर क्या करते हैं, हम लोग दो इंटरचेंज कर देते हैं, 2 इंटरचेंज से कंपाउंड मूव्स टू द सेम वन, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, तो कंपाउंड सेम आ जाता है। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज तो सेम कंपाउंड होता है, या इसको सामने से देख लो क्या आ रहा है, जो दिख रहा है उसका ऑपोजिट कर दो, और ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस से वो इनएंसियोमेरिक फॉर्म में चला जाता है। ये जो भी कंपाउंड है, इसको क्या करो, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करो, सच अ वे कि हाइड्रोजन तुम्हारा नीचे चला जाए, इवन मतलब इसको 2 इंटरचेंज कर दे तो कैसा जाएगा, 2 इंटरचेंज, ऐसा करो कि हाइड्रोजन जो है डैश पे पहुंच जाए, तो हाइड्रोजन और मिथाइल में चेंज कर दो, तो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, नीचे की ओर चला गया, और मिथाइल ऐसे ऊपर आ गया, एक इंटरचेंज हो गया, एक इंटरचेंज और बचा हुआ है, तो मिथाइल से Cl का कर लो, मिथाइल से इथाइल का कर दो, या इथाइल और क्लोरीन का कर दो, किसी का भी कर लो, सबका चलेगा। मान लो तुमने ये दोनों को ही चेंज कर दिया, क्लोरीन और इथाइल को, क्लोरीन और इथाइल 2 इंटरचेंज, तो ये सेम कंपाउंड है, बट इसमें देखना इजी है। अब कौन सा दिख रहा है ये,
अब ये देख लो 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, इधर से आ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज एस होगा ना, तो बेसिकली ये एस है। तो क्या करना होगा, डैश और वेज पर है, तो तुम्हें इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करके उसे किधर ले जाना है, डैश पे। और डैश पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो दिखेगा वही आंसर होगा। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे तो कंपाउंड सेम रहता है, और इंटरचेंज करोगे तो आर का एस हो जाता है, इनएंसियोमेरिक आ जाता है। इंटरचेंज तुम अपने हिसाब से करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंपाउंड सेम ही आ जाएगा। हाँ रोशन बोलो, बताओ। तो सर जितने बार भी हमारा वो डैश भी हाँ, इसमें क्या करोगे कि एक कार्बन है तो बहुत इजी है, 3 4 हाँ। होगा तो कम्प्लेक्स होगा, तब तो चेंज करके ही लाना पड़ेगा। तो इसमें मतलब 1 to 4 जा रहा है, तो बीच में वेज आ गया, तो उल्टा बन गया ऐसे। हाँ उल्टा हो गया फिर वो, क्योंकि देखने का डायरेक्शन उल्टा था तो अपोजिट बना दो। मेरे को ये डायरेक्शन का समझ में नहीं आया सर, देखने का डायरेक्शन उल्टा था मतलब हाइड्रोजन तुम्हारे कॉपी से बाहर की ओर निकला हुआ है, हाँ। तो तुम्हें जाना है कॉपी के नीचे जाके देखना होगा, क्यों? थोड़ा कॉपी के बैक साइड जाके झांकने की कोशिश करना, देखना एस दिख जाएगा, 1 से 2, 2 से 3। नहीं क्यों सर, मगर मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, पीछे जाके क्यों देखना मैंने पड़ेगा? वो फोर्थ वाले ग्रुप से अपोजिट देखना है। आरएस नोमेनक्लेचर जब डिजाइन हुआ तो बोला गया कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है उसको अपने आंख से दूर रखो, बिल्कुल स्ट्रेट अवे अच्छा 180 पे, अब तब देखो। ओके, सो द लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप को वी शुड मेक इट बिलो आवर कॉपी। Away from your eyes, always away from your eyes at Okay. 180 degree, and then check the rotation कि 1 to 2, 2 to 3, if we move our eyes तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसको मतलब हमारे कॉपी से दूर करने के लिए आपने क्या किया? अब तुम्हारे आइज से दूर होना चाहिए तो कॉपी के अंदर ही आना चाहिए था, हाँ। तो यदि कॉपी पे है या ऊपर की ओर आया है तो हम लोग 2 इंटरचेंज करेंगे, ऐसा कि कॉपी के अंदर चला जाए। 2 इंटरचेंज से वो कंपाउंड सेम बन जाता है, किसी भी कंपाउंड में कोई भी 2 इंटरचेंज कर दो आइडेंटिकल रहेगा, सेम कहलाएगा वो आर का आर ही आ जाता है। बट एक इंटरचेंज करोगे तो कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, समझ में आया? तो जब 2 इंटरचेंज कर दो, ऐसे कर दो कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तुम्हारे कॉपी के अंदर चला जाए, डैश पे चला जाए। डैश पे चला गया तो सामने जो दिख गया वही बताना है। अच्छा, तो अपन जो भी घुमाते रहेंगे तो वो ग्रुप जो था वो नीचे चले जाता रहेगा। हाँ, हमेशा नीचे कर दो ताकि जो तुम्हें सामने दिख रहा है वही आंसर करना फिर। तो ठीक है। किसी भी पोजीशन पे हो, है ना, उसको डैश पे ले जाना है। और डैश पे ले जाने के लिए हमेशा 2 इंटरचेंज करना है, एक नहीं। एक करोगे तो कंपाउंड चेंज इसका है। आंसर एस है। इसका, हाँ इसका आंसर ऐसा है ना। ठीक है सर। ओके, हाँ वैष्णव बोलो। इंटरचेंज करने की मतलब जरूरत क्या है? तुम सामने से इमेजिन करना हम लोग को मुश्किल है, मतलब सामने मतलब यदि मैंने एक और पढ़ा था कि अगर ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन ऊपर आ गया या लोएस्ट प्रायोरिटी ऊपर आ गया, तो जो कन्फिग्रेशन अभी आ रहा है उसको उल्टा कर दो। और वही तो बताया इसमें रोशन ने कि सामने उल्टा भी कर सकते हैं ना। मैंने बोला एक कार्बन है तो आराम से उल्टा कर दो, एक कार्बन तो प्रॉब्लम नहीं है, या तो आ रही है एस है, पर जब 3 हाँ 4 कार्बन होगा तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। अच्छा। हाँ, तो कंसेप्ट समझो क्या क्या है, वो तो ट्रिक हो गया है। हाँ एक ट्रिक जैसा। समझ में आया ना, अपने आइज से अवे रखना है, तो किसी तरह डैश पे ले जाना तब देखना है। ओके। हाँ ललित तुम भी बोलो। सर ये CIP रूल का फुल फॉर्म क्या है? किसका? CIP रूल। एआईपी कैसे बताओ? CIP। वो प्रीवियस लेक्चर बताया था ना, कान इन गोल्ड प्री लॉ। सीआईपी रूल बस याद रखो। ओके। और सर इसमें ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या कि हम Cl को डैश पे, वेज पे भेज दें और H को डैश पे और बाकी बचे को हाँ, लाइन किसी को भी 2 इंटरचेंज करके कहीं भी ले जाओ, कंपाउंड सेम ही रहेगा। जो दिख किसी रहा है को सर भी उससे करो। घुमा तो क्या होगा? हाँ 2 इंटरचेंज करो आराम से, बिंदास 2 इंटरचेंज किसी का किसी से करो, सब सेम रहेगा। सर अगर एक क्या? कंपाउंड सेम क्यों नहीं रहेगा सर? अगर एक एक करोगे तो वो इंटरचेंज अलग किया आ हमने। जाएगा, वो इमेजिनेशन करोगे तो मालूम चल जाएगा, वो अलग हो जाता है।
उसका मिरर इमेज बन जाता है वो। तो और दो मिरर इंटरचेंज इमेज करोगे बनना तो सेम आ जाएगा। अरे अभी मिरर लर्न कर लो इतना ही, इतने ही पे रह जाएंगे हम लोग। इस पॉइंट को लर्न कर लो, बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसको तुम सब के सब अटक रहे हो। देखो, अच्छा देखो ये पॉइंट देखो, ये तुम बोल लो ए बी सी डी ऐसे मैंने बनाया है ना, इसका मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होगा, ये कायरल है तो अलग दिखेगा, इधर बी दिखेगा, इस साइड सी, इधर डी और इधर ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनएंसियोमर्स। बट इसमें कोई दो इंटरचेंज कर दो, इसमें दो इंटरचेंज कोई भी करो, है ना। ए को डी पे ले आओ, ये ए और इसको डी कर दो, फिर बी और सी में इंटरचेंज कर दो, सी और बी कर दो, ये दोनों सेम रहेगा। कैसे सेम है, इसको एक के ऊपर एक रख सकते हो, करके देखो क्या एक के ऊपर एक रख पाओगे। एक ऊपर की ओर ले जाओ, एक ऊपर की ओर ले जाओ, पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करो। इसको कॉपी पेन से पेन लेके देख सकते हो, चार पेन लेके एक ऊपर कर दो, डी बी सी नीचे आएगा, है ना। और कौन कहाँ पे जाएगा, डी डी के ऊपर आ जाएगा, बी बी के ऊपर आ जाएगा, सी सी के ऊपर आ जाएगा, तो सेम कंपाउंड ही आ जाता है। बट कोई एक इंटरचेंज किया ना तो उसको मिरएक्सिमस में आ जाएगा। इसमें वन इंटरचेंज कर देंगे, वन इंटरचेंज मतलब किसी एक का कर दो, मान लो बी और सी का कर दिया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये ए और ये डी, ये इसका आइडेंटिकल होगा। मतलब ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करने से वो अपने मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, और इवन से वो जो फॉर्म है वही मेंटेन करता है। ठीक है, इंटरचेंज कभी भी करना होगा तो तुम्हें उस मॉलिक्यूल का रोटे मतलब दो बार ऐसे इंटरचेंज करके देख लो, दो बार इंटरचेंज से मॉलिक्यूल सेम रहेगा, कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, मतलब सिस का ट्रांस नहीं बन जाएगा। जैसे सिस का ट्रांस में एक चेंज करो तो सिस का ट्रांस हो गया, फिर वापस एक चेंज करो तो वापस सिस आ जाएगा वो। तो तुम्हें सिस ही रखना है ना, मान लो सिस फॉर्म हो गया था, उसी तरह मतलब जीआई से समझ सकते हो, यहाँ भी दो इंटरचेंज करोगे तो मॉलिक्यूल वही रह गया, तो जो मॉलिक्यूल वही रह गया था देखना इजी रहेगा। इंटरचेंज ऐसे कर दिया जाए हमको, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन क्लोरीन, और एक ये ले लो आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, ये दोनों क्या आइडेंटिकल है कि अलग अलग है, कितना इंटरचेंज है। इससे इधर जाने में कितना इंटरचेंज करना पड़ा, टू, टू इंटरचेंज है तो सेम हो गया वो, जब ये दोनों आइडेंटिकल है। ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन क्लोरीन, ये क्या होगा, इसमें कौन कौन सा इंटरचेंज किया, आयोडीन और ब्रोमीन को इंटरचेंज करो, एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन को इंटरचेंज करो। हाँ रोशन बोलो। सर इधर क्यों इंटरचेंज करें, यहाँ पे तो वेज डैश है ही नहीं। कहीं भी दो इंटरचेंज करने से, वेज डैश में हो चाहे फिशर में हो चाहे जहां भी हो, जिसमें भी हो, मॉलिक्यूल को दो इंटरचेंज तुम करोगे क्यों सर? सेम आ जाता है वो। हाँ, दो करेंगे वो सेम आता है, वो समझ में आया पिछले एग्जाम्पल राइट, से भी, लेकिन इसमें आप दो बार इंटरचेंज करने का क्यों बोल रहे हो सर? वो देखो कितने इंटरचेंज पे आ रहा है, ये पूछता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों इनएंसियोमर्स है अच्छा, क्या आइडेंटिकल है। तो तुम देखोगे कि अच्छा दो इंटरचेंज करने को सेम आ गया, मतलब ये दोनों सेम कंपाउंड है, यदि आर है तो दूसरा भी आर है, पहला एस है तो दूसरा भी एस है। नहीं, एक सेकंड, एक बार इंटरचेंज करेंगे तो सर हमको, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सर हाँ समझ में आ गया। हाँ, ओके नेक्स्ट का बताओ, ये फर्स्ट एंड थर्ड में क्या है। हाँ वैसे बोलो। सर जरूरी थोड़ी है कि दो ही इंटरचेंज में वो सेम मॉलिक्यूल आए।
इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज से सेम आ जाता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि सिर्फ ये जो दो 1 और 2 के बीच में है, आपने हाँ, कहा कि 2 इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी कि मैं सिर्फ 2 स्टेप लेके आ पाऊँ, मैं कितने भी स्टेप ले नहीं, सकता यदि 2 इंटरचेंज से आ रहा है तो सेम में बोल देना, 3 इंटरचेंज से आ रहा है और ये रूल हो गया कि इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज से कंपाउंड सेम रहता है, ये रूल है। और हूँ। हाँ ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज से कंपाउंड अलग हो जाता है। ठीक है। तो तुम देखो कि जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसमें इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है इंटरचेंज। अरे पर मेरा सवाल ऐसा है कि ये जो कंपाउंड जो इंटरचेंजेस से ऐसा किया 1 और 2 के बीच में, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही से तो नहीं होता, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं ना, पॉसिबल वेज कि मैं ये ले आओ, तुम कंपाउंड लेके बताओ ना आऊँ। कितने इंटरचेंज से लाओगे? 3 इंटरचेंज से ला सकते हो क्या ये? फर्स्ट और सेकंड क्या 3 इंटरचेंज से आएगा? या तो 2 से आएगा, या 4 से आएगा, या 6 से आएगा, देख लो। कभी भी तुम इंटरचेंजेस इवन ही कर पाओगे। अच्छा फर्स्ट से मतलब सेकंड में कितना करना पड़ रहा है? फर्स्ट से किस पे? फर्स्ट से थर्ड में की बात करें हम लोग, आयोडीन को नीचे ले आए, ब्रोमीन ऊपर चला गया, फिर फ्लोरीन ब्रोमीन को इंटरचेंज कर दो तो ब्रोमीन इधर आ गया, फ्लोरीन इधर हो गया, कितने इंटरचेंज हो गए? आयोडीन को फर्स्ट से थर्ड में आने को आयोडीन को लेफ्ट ले गए, ब्रोमीन को ऊपर ले गए, तो बी आर ऊपर आ गया, फिर बी आर और एफ को चेंज कर दिया, तो 2 इंटरचेंज से आ जा रहा है ना, तो ये भी सेम है, यहाँ भी 2 इंटरचेंज है, ये भी आइडेंटिकल है, सब सेम है। मतलब कोई भी कंपाउंड दिया ऐसा वाला तब तुम शायद कर सकते हो आराम से, कहीं भी कुछ भी लिख दो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ऐसे। अब ये क्या हो गया? तो देखो कि जिससे भी पूछा जाए सेकंड और इसमें क्या रिलेशन है, तो तुम उसमें कितना इंटरचेंज कर रहे हो, या थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, तो थर्ड और फोर्थ में कितना इंटरचेंज किया तुमने? अगेन 2 इंटरचेंज है, काम करते हैं सब 2 इंटरचेंज हो रहा है, एक को एक रहने देते हैं, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन, ये 1 इंटरचेंज है यहाँ से, ये दोनों डिफरेंट हो गए, मतलब डिफरेंट तो 2 ही फॉर्म है ना इनएंसियोमर्स। ये इसका मिरर इमेज होगा, थर्ड का मिरर में देखोगे तो फोर्थ बन जाएगा। अब इसका आरएस नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करें तो यदि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप उसको बताना पड़ेगा, जैसे कि मॉलिक्यूल जो हो गया, तो ये एक इसको इधर नीचे रखो, इसको नीचे कर दो ए बी, और ये ऐसा आ गया है सी ऊपर की ओर डी ऊपर की ओर, ये तुम ऐसे रख सकते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को इन सच अ वे कि ए और बी, ये डॉट तुम्हारे कॉपी पे रहे, ए और बी कॉपी से नीचे चले गए, सी और डी कॉपी से ऊपर आ गए, तो इसको जब करोगे तो ये फिशर प्रोजेक्शन में कैसा दिखेगा, ऐसा ए बी सी एंड डी। तो तुम्हें जब भी ये स्ट्रक्चर दिखेगा याद रखना है कि ए और बी कॉपी से नीचे है, अंदर गया हुआ। इस स्ट्रक्चर में जो भी वर्टिकल पोजीशन पे वो कॉपी के अंदर गया, जो हॉरिजॉन्टल पे है तुम्हारे हो रहा है। अब इसकी हम लोग बात करेंगे, कभी भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट वर्टिकल पोजीशन तो वो कॉपी के अंदर गया, जब अंदर गया तो जो सामने से दिख रहा है वही ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, मतलब क्लॉकवाइज हुआ तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एस। क्यों फोर्थ प्रायोरिटी वाला तुम्हें कॉपी के अंदर चाहिए था, अब कॉपी के अंदर ही है ना। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप एट वर्टिकल पोजीशन है, तो वर्टिकल पोजीशन मतलब ए और बी जो हो गया, तो क्या हो गया, सीधे अंदर की हो गया। हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या हो गया, ए और बी तुम्हारे कॉपी से अंदर चला गया है, तब तो वही चाहिए था ना, फोर्थ वाला तुम्हारे का आइस से दूर रहे, तो जो दिखेगा उसके अनुसार क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज। और यदि ऐसा नहीं है, अभी जैसे मैंने बताया था कि ट्रिक जो तुम्हारा हो गया, ये नहीं हुआ, आर नहीं है तो एस होगा। वर्टिकल पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे तो
और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, तब क्लॉकवाइज मतलब S और एंटी क्लॉकवाइज को R बोलोगे, ऐसे उल्टा कर लेंगे। क्यों, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, मान लो C पे हाइड्रोजन है, C के जगह हाइड्रोजन हो गया, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो तुम्हें देखना सामने से नहीं है। अब सोचो किस ओर से देखना, C तो कॉपी से बाहर आया हुआ है, तुम्हें कॉपी के पीछे जाके देखना है, तो उतना मेहनत कौन करेगा कॉपी के पीछे जाके देखने वाला। तो जो ऐसा दिख रहा है वैसा ही कर दो, बस उल्टा लिख दो, क्लॉकवाइज को S लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज को R कर दो। जैसे कि एग्जांपल ये हम लोग करने, तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक्चुअली ये ऐसे ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो तुम्हें देखना होगा तो कॉपी के बैक साइड जाकर देखना होगा, तो जो दिखा अरेंजमेंट वो देखना है। तो बेटर ये है कि सामने से ही देख लो, और जो देखे उसका उल्टा कर दो। तो सामने से जाओगे 1 से 2, 2 से 3, ऐसे किस डायरेक्शन दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, बट फ्लोरीन कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसको R कर दोगे। इसी तरह ऐसा हो जाए कि या तो इंटरचेंज से बता देना इसे, या फिर ऐसे कर दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ऐसा हो गया। इंटरचेंज से बता दो और एक बार RS से बता दो। ऐसा होगा, हाँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एटॉमिक नंबर CIP रूल, ये 4। तो 4 तो दिख रहा है कॉपी के अंदर, वर्टिकल पोजीशन पे जैसा दिखा वैसा, तो ऐसे दिख रहा है कि कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, और 4 तुम्हारा वर्टिकल पे है, तो जैसा दिख रहा है वही, मतलब तब ये S। इंटरचेंज से देखोगे तो दोनों में जरूर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज हो रहा होगा, या तो 1 या 3। कितने इंटरचेंज से आएगा देखो तो, 1 और 3। आयोडीन को राइट कर दिया तो फ्लोरीन ऊपर आ जाएगा, फिर फ्लोरीन को नीचे कर दिया तो क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, फिर क्लोरीन ब्रोमीन को इंटरचेंज करोगे तो ये देखो 3 इंटरचेंज से आया होगा। अभी क्लियर हुआ होगा देखो। हाँ अब बताओ, क्लियर हुआ। हाँ ललित स्कूल, अरे लोअर कर दिया, फिर से अरेंज करो। हाँ बताओ। सर यहाँ पे 3 इंटरचेंज कैसे हुए सर, यहाँ पे एक ही होगा ना, क्लोरीन को क्लोरीन पे रोटेट कर देंगे, फिर ब्रोमीन से आयोडीन अपने आप रोटेट हो जाएगा। तो ये तो 2 तो तुम ही बता रहे हो, तो एक कैसे हुआ। नहीं सर, वो अच्छा वो मतलब क्लोरीन से क्लोरीन एक रोटेशन, फिर ब्रोमीन से क्लोरीन, ये ऐसे करके ये 1 2 3 ऐसे करेंगे क्या, या फिर पूरे को एक ही मानेंगे। अच्छा इंटरचेंज मतलब हो गया कि उसको उठा के ले जाओ एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि आयोडीन राइट में चाहिए तो आयोडीन को राइट में ले आओगे, तो वंस आयोडीन को इधर ले आओ तो फ्लोरीन ऊपर चला गया उसके पोजीशन पे। तो इंटरचेंज जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम कंपाउंड जो कोई कंपाउंड उसको ब्रेक करके किसी दूसरी पोजीशन ऐसे जाके ऐसे ऐड इसको करना है, आयोडीन का हटाओ और फ्लोरीन के पास ले आओ। तो ब्रेक करके वहां पे लगाना है ऐसा। हाँ तब ये क्या हो गया, इसको हटा दो, तो ये एक इंटरचेंज से क्या हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ आयोडीन आ गया। अभी भी सेम आया क्या, नहीं सिर्फ आयोडीन सेम आया। अब दूसरा इंटरचेंज करें किसमें, फ्लोरीन और ब्रोमीन में, है ना। तो इसको इधर ले जाएं, इधर ले इसको जाए तो ब्रोमीन रोटेट कर इधर सकते हैं जाएगा, ना सर, इसको फ्लोरीन रोटेट करेंगे तो वही आ जाएगा सेम चीज।
हाँ मतलब इस तरह इंटरचेंज कर, रोटेट नहीं, रोटेट अलग कंसेप्ट हो जाता फिर वो। तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, दो इंटरचेंज बताया, भी क्लियर हुआ। और एक इसको इंटरचेंज कर दो, अब जाए क्या आएगा। नहीं सर, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन जो सामने दिख रहा था कि अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं वो इंटरचेंज मत करो, छोड़ दो, उसमें फंस तो जाओगे। ठीक है। हाँ जब इंटरचेंज ही समझने में प्रॉब्लम है तो वो सब तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया, तो एक और बता दो फिर। CHO, CHOH, CHOH, OHC, OHH, CH2H, सबका RS नोमेनक्लेचर बता दो। सबसे ऊपर वाला सेकंड कार्बन क्या है? फर्स्ट कार्बन तो हमेशा एल्डिहाइड होगा, एस है। ओके, सेकंड कार्बन यस, ईशान का आंसर आया है एस। कैसे? इसकी हम लोग बात करें, ये कायरल के है ना। तो ये नंबर 1 हो गया। यहाँ कार्बन के साथ 2 O है और यहाँ कार्बन के पास एक ही H है, तो ये 2 होगा ना, ये 2 हो गया। इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ये कम पड़ गया। जबकि इसके पास क्या है, एल्डिहाइड COH है, तो इसको 2 O मानोगे ना, इसके पास 2 ऑक्सीजन पड़ गया। क्लियर? और ये 4 पड़ गया। अब 1 से 2, 2 से 3 की ओर जाओ। 1 से 2, 2 से 3, ये कौन सा डायरेक्शन पड़ गया? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज पड़ गया तो एस होना चाहिए, बट एच हॉरिजॉन्टल पे, तो यार आ गया ना। अब नेक्स्ट बताओ। हाँ ईशान बोलो। सर ये CHO का ज्यादा प्रायोरिटी है क्योंकि नीचे वाले कार्बन में हाँ वो ऑक्सीजन बताया भी ना, है। नीचे वाले कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। अब ये दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा हुआ? मुझे लगा वो टोटल मास नीचे इसके का पास देखना। एक मास का कोई रूल नहीं है। दूसरा आइटम चेक करो, CIP रूल याद करो। मल्टीपल बॉन्ड्स को तोड़ना है ना सिंगल सिंगल में। हाँ हाँ, तो 2 सिंगल कर दो तो 2 ऑक्सीजन आ गया ना। ठीक है ठीक हाँ है। सेकंड। उससे दूसरा भी आ रहा है फिर मेरा ऐसा है मुझे। एक दोहा ले लेते हैं। लेकिन सीआईपी रूल से तो पहला प्रायोरिटी हमारी है ना, एटॉमिक मास। हाँ एटॉमिक मास, राइट। और उसके बाद वो सेम आ गया कार्बन, तो अगले पे चले जाओ। हाँ लेकिन सर तो अगले फिर एटॉमिक। तो वो जो 3 है वो 2 होगा, एटॉमिक मास देखा जाए तो उसके हिसाब से। अरे यार तुम लोग कुछ रिवाइज नहीं करते हो। नहीं नहीं, वो पता है सर उसमें पहले कि- प्रायोरिटी तो एटॉमिक मास था ना सर, अगर सेम रहता तब हम नेक्स्ट पे अरे जाते। अब ये सब डिस्कशन हो चुका है, बहुत डिटेल में लेते सब लोग कर चुके हैं ये सब, ये दोनों में किसका प्रायोरिटी आई है, नोट्स में भी है, फिर भी तुम लोग पूछ रहे हो कि ये कैसे हुआ। जाके नोट्स चेक करो तुम लोग। और वो मुझे पता है, मैं वो डिटेल मतलब में बार बार नहीं बताते रहूंगा। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जाओ CIP जाके पढ़ो तुम लोग, तब बात करना। फालतू का डिस्टर्बेंस नहीं, जो बता दिया, अब उसे चेक करो तुम लोग। इसमें इसका प्रायोरिटी कैसे आई हुआ, तो ये नहीं, एक वो बहुत डिटेल में कर चुके हैं, अब उस पर नहीं, सेम नोट्स में लिखा हुआ। सेकंड आर हुआ, हाँ ये OH हो गया। इस कार्बन के पास क्या है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो नीचे वाले के पास भी है, बट नीचे वाले के पास कार्बन है, और ऊपर वाले के पास भी कार्बन है, बट उस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, इस कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए अपर वाले का प्रायोरिटी हाई जाएगा। तो ये 1 2, ये 3, तभी आ गया 4। HOH तो सेम पड़ गया, बट नीचे साइड वाले में कार्बन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और OH है इसके पास। कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, कार्बन है ऑक्सीजन है, और इसके पास 2 ऑक्सीजन काउंट होगा। 1 से 2, 2 से 3, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज यस, बट ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, इसलिए R होगा। ठीक है चलो, अभी कहाँ पे आगे करते हैं। समझ में आ गया ना कैसे करना है? और थोड़ा रिवाइज करो सबके सब। नहीं रिवाइज कर रहे हो, CIP रूल भी याद नहीं है, फिर से वही चीज पूछ रहे हो कि ये कैसे ज्यादा हो गया प्रायोरिटी। ये दोनों में क्या होगा? GOC ऐसा होता है ना ऑर्गेनिक,
पुराना कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो तो सब जीरो होते जाएगा, कुछ भी नहीं याद आएगा। फिर जब तक एंड होगा ना तब तक देखना ऑर्गेनिक जीरो हो चुका रहेगा, एक भी मार्क्स नहीं आएगा। बट रोज तुम आधे घंटे ऑर्गेनिक के नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो ऑर्गेनिक तुम्हारे कमांड में। जो आधे घंटे रिवाइज नहीं कर रहे हैं डेली वो तो भूल जाओ कि ऑर्गेनिक कमांड में आएगा। हाँ तो इसके 4 पेयर बनेंगे, कौन कौन से? देखो ये मिथाइल हो गया, दोनों Br और Cl इधर कर दो, ये H और H हो गया, ये मिथाइल हो गया। इसमें RS नोमेनक्लेचर करो। फर्स्ट कौन सा होगा? ब्रोमीन वाला सेकंड आएगा ना, क्लोरीन वाला थर्ड आएगा यूपेक नोमेनक्लेचर से। सेकंड कार्बन क्या है? 2R3S ऐसे पूछता है। सेकंड क्या है? और सेकंड पे ब्रोमीन है, थर्ड पे क्लोरीन है, तो यूपेक नोमेनक्लेचर से अल्फाबेटिकल ना, तो ब्रोमीन नंबर 2 पे है, ये 3 पे। हाँ तो इसका मैं ही करता हूँ ना, तुम लोग डिस्कस करो। 1 2 ये हो गया 3, 1 से 2, 2 से 3। ऐसे कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? क्लॉकवाइज होना चाहिए R, बट H हॉरिजॉन्टल पे इसलिए S। नेक्स्ट वाले को देखो, ये क्या हो गया? 2 पे R है ना, और 3 थर्ड कार्बन क्लोरीन वाला, क्लोरीन नंबर 1 हो गया। नीचे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऊपर वाले को ब्रोमीन है, तो ऊपर वाला ग्रुप नंबर 2 हो गया। और Cl का R आ रहा है, हाँ 1 से 2, 2 से 3 ऐसे आएगा ना। ये 1 ऊपर वाला 2 इधर वाला 3 ऐसे आ रहा है। ये आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज S बट H हॉरिजॉन्टल पे, R आ जाएगा ना। देख लो सही है ना। उस स्ट्रक्चर का चेक करो क्या आ रहा है। हो गया ये, देखो ये इसका मिरर इमेज है। अब तुमने कैलकुलेट किया होगा तो ये R आ रहा होगा, और इसका मिरर इमेज S आ रहा होगा। हाँ तो मिरर इमेज में जस्ट अपोजिट आ जाता है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनएंसियोमस। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनएंसियोमस। थर्ड में जाओगे तो क्या होगा? ये ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन को इधर ले लें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल, ये ऊपर वाला S हो गया। तो नीचे वाला क्या होगा? ये भी S आएगा क्योंकि ऊपर में वो R था, इसका अपोजिट आ गया। इसको करके देखना, थोड़ा घर पे सोचना। ये क्या होगा? R, ये R ऐसा होगा ना, ये मिथाइल मिथाइल, और ये हो गया हाइड्रोजन ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन। हाँ तो 1 2 3 4 सब में क्या क्या रिलेशन है? हाँ ललित बोलो। तो 2R और 3R क्या लिखा है आपने? 2R और 3R नहीं, 2R नहीं है वो, सेकंड कार्बन वाला S था, 2S था 3R था। ये 2S है एंड 3 पे R है, सेकंड कार्बन पे S है एंड थर्ड कार्बन पे R है। मिक्सचर करोगे तो क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, यही होगा ना। क्लियर? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो पूछा जाएगा ना कि 2 वाला ब्रोमो है तो कौन सा है? तो 2S वाला है और 3R वाला है। नोमेनक्लेचर इसको बता रहा हूँ, ये भी क्लियर हो गया अभी? हाँ तो 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4 आर व्हाट? इनएंसियोमस। जो इनएंसियोमस नहीं होंगे, स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टेरियोमस। ये है ना।
हाँ वैष्णव बोलो, बताओ। आपने 1 और 4 सेम बनाया, 1 और 4 सेम हो स्ट्रक्चर गया। बनाया आपने। अरे हाँ, ये इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज कर दो। इस बैच में इतना डिस्टर्बेंस है कि मेरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर तो वही गलत होता है। क्यों सीआईपी रूल बताने के बाद भी यदि फिर से पूछे कोई कितना आएगा प्रॉब्लम। ये बी आर है, ये एच है, ऐसे है ना, ये सब चेक करो थोड़ा, एच और सी है, सिली मिस्टेक्स जो भी है। हाँ अंकित बोलो। सर अभी ये सारी तो बेसिक चीज है ना सर, अभी मतलब हर इसमें हर कोई डाउट पूछते बैठेगा तो पोर्शन कैसे होएगा, ऑलरेडी हम लोग इतना पीछे चल रहे हैं। हाँ, वही केवल बेसिक में अटके आर एस वगैरह, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मेन चीज तो आगे है। वही इसीलिए सर मैं मतलब परेशान हो जा रहा हूँ, उसी चक्कर में मिस्टेक भी हो रही आगे तो वो हमको और सी प्रोजेक्शन देखना है, उसमें कन्वर्जन वगैरह बहुत सारे टॉपिक बाकी है मेन से भी ज्यादा। है। राइट, सर पहले वेट वही करिए, मतलब कि बताओ। वो टॉपिक में और ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें इतना टाइम लगेगा कैसे होगा ये? मैं भी वही सोच रहा हूँ कैसे कर। सर तो सबको जो बाकियों भी को बोले थोड़ा मैक्सिमम लो, रिवाइज करके आए, या फिर आपका रिवाइज मतलब करके आओ, नहीं एटलीस्ट तो बहुत प्रॉब्लम होगा इससे। बार बार हैंड रेज मत करो, यदि कोशिश करो कि क्लियर हो जाए जब तक मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है तो ही करो, वरना इससे डिस्टर्बेंस होता है, बैच का स्पीड स्लो पड़ता है। हर टॉपिक पे सबके हैंड रेज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं, एकदम बेसिक सी चीज है। यही जो अंकित बोल रहा है सही है, वरना आगे कैसे हो पाएगा, ये तो एकदम छोटी छोटी चीज है। उन लोगों ने माना था कि आइसोमेरिज में एक सेशन में कर दूंगा, छोड़ो एक सेशन तो क्या, यहाँ 4 5 10 सेशन भी लग जाए तो भी नहीं होगा, मतलब 2 महीने भी पढ़ा दें तो नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सबको एफर्ट अपने ओर से खुद से लेना होगा। जब आरएस बताए एक बार कोशिश पर नहीं समझा, ठीक है, बाद में जाके वीडियो लेक्चर देख के एक बार समझने की कोशिश करो, या नोट्स देख के कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। बट इसको रोक रोक के बिल्कुल मतलब 12th क्लास के बच्चे वाले टाइप करेंगे तो नहीं हो पाएगा फिर, बेसिक चीजों में एकदम अटक अटक के। ओके, यही करना होगा ना कि थोड़ा रिवाइज करोगे घर पे, सबको समझ में आएगा। ये नहीं कि इसका प्रायोरिटी ज्यादा था, इसका कम था, तुम खुद भूले हुए हो और उससे बैच को लेट कर रहे हो कि नहीं इसका प्रायोरिटी था। अरे जब नोट्स नहीं रिवाइज है तो मत बोलो, तब जाके घर पे एक बार नोट्स रिवाइज देखो, तब करो कि कैसे किया था सीआईपी रूल वगैरह। देखो स्टीरियो आइसोमर्स, खैर ये भी एक बात सही है कि जीओसी, आइसोमेरिज और रिएक्शन मैकेनिज्म, यही 3 मेन है, बाकी सब तो चैप्टर वाइज थोड़ा नोट्स देख के भी हो जाएगा, बुकलेट से भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसा है, यही 3 मेन करना है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर भी रहा हूँ कि ठीक है देखा जाएगा, तुम ही लोग के परमिशन से इसको डिटेल में जाते हैं देखते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि डिटेल में जाने का जो पहले बता दिया उसमें नहीं याद आ रहा है तो बैच को डिस्टर्ब करो, उसके बजाय खुद को रिवाइज करो। यहाँ ऐसे था स्टीरियोआइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव and are mirror images of each other। वो स्टीरियो आइसोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो इनएंसियोमर्स नहीं। जैसे सिस ट्रांस वगैरह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते, वो प्लेनार स्ट्रक्चर है। जो प्लेनार स्ट्रक्चर हो गया वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, उसका खुद का प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, राइट। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, उसे हम लोग बोलेंगे इनएंसियोमर्स। और डाइस्टीरियोमर्स वो क्या हो गया, दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror images of each other is known as diastereomers। अब डायस्टेरियोमर्स में कौन कौन सा होगा,
जो मिरर इमेजेस नहीं हो गए, इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जबकि इनएंसियोमर्स के लिए ऑप्टिकल होना चाहिए, वो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था वो। ये हो गया जियोमेट्रिकल, जैसे सिस और ट्रांस, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, वो क्या कहलाएंगे ये दोनों? डायस्टीरियोमस। स्टीरियो आइसोमर्स तो है ना, भले ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स में जियोमेट्रिकल भी था, ऑप्टिकल भी था, जिसका अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट। अरेंजमेंट इन स्पेस तो डिफरेंट है ही ना, सिस का अरेंजमेंट अलग है, ट्रांस का अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायस्टीरियोमस। और दूसरा जो हो जाएगा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में जैसे कि ये बता दिया, एक कार्बन हो गया ना, तब तो एक ही अरेंजमेंट बाकी रह गया उसका। एक कार्बन हो गया तो एक इनएंसियोमर्स ही होगा, बट दो कार्बन हो गया तो एक ये भी हो सकता है मिथाइल के साथ H और Br, बट यहाँ पे Cl और H कर दो, ये बिल्कुल उल्टा हो गया ना, एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। ऊपर वाला पार्ट तो एक के ऊपर एक आ गया, बट नीचे वाला जो कार्बन हो गया वो अपोजिट है, मिरर इमेज है, तो ये डायस्टीरियोमस होगा। थर्ड हो जाएगा कन्फर्मेशनल, ऐसे छोड़ दो, कन्फर्मेशनल वाले पार्ट को नहीं करेंगे, वो नहीं आता। फिर पूछ लेता है कि क्या सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो याद कर लेना, यस दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। प्लीज गो लिटिल स्लो। अरे लिटिल नहीं, मैं वेरी वेरी लिटिल स्लो जा रहा हूँ, इतना स्लो कि ऑप्टिकल में ही लगा दे रहा हूँ इतना, एक सेशन वाली चीजें तीसरे सेशन में ले जा रहा हूँ अभी। हाँ, तो कंफर्मेशन बाद में आएगा लिटिल। मैं ऑलरेडी बहुत स्लो हूँ, सोचो और कितना स्लो चाहिए तुम्हें। तुम लोग का है सिलेबस, तो तुम्हें पूरा ही देना है ना फरवरी के बाद, तब समझो कितना देना है। जितना बोलोगे मैं तो स्लो कर दूंगा, फिर मालूम चला केवल जीओसीआई से मैनेज भी करके आओ। ऑप्टिकल डायस्ट्रोमर्स की बात करें तो क्या हो गया? सही बोल लो। आइसोमेरिज भी स्किप कर रहे हैं, है ना। ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स क्या हो गया? इसके लिए मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही, एक कार्बन होगा तो वो इनएंसियोमर्स हो जाएगा। मिनिमम 2 कायरल कार्बन। ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स मिनिमम 2 कायरल कार्बन चाहिए। इट मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, may not be optically active। इसके ऊपर वाले को देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये एस आ गया और ये सिस हो गया, एस के साथ एक ऐसे ले लो, सिस ले लो, है ना। और एक इसका ऐसे कर दें हम लोग, एच मिथाइल ओ एच, और ऐसे एक एस के साथ इसका एस सिस एस ट्रांस, ये क्या हो गए? डायस्टेरियोमर्स। मिरर इमेज तो नहीं है ना, जो मिरर इमेज नहीं हो गया वो डायस्टेरियोमर्स। तो अभी इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें कैलकुलेट, इसमें आरएस तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चंस में, वो तो क्वेश्चन पे जाओगे तब दिख जाएगा तुम्हें कैसे करना है। नाउ अलग अलग कन्वर्सन करना पड़ता है, कन्वर्सन ऑफ फिशर टू वेज डैश। फिशर से वेज डैश कैसे आओगे, है ना। तो जैसे ये फ्लोरीन हो गया, ये आयोडीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, वेज डैश पे कैसे लिखना है सोचो। तो फ्लोरीन कॉपी के नीचे, क्लोरीन और आयोडीन कॉपी से ऊपर की ओर आए हुए,
ब्रोमीन कॉपी से नीचे। तो मान लो फ्लोरीन को, हाँ फ्लोरीन को नीचे लोएस्ट प्रायोरिटी पे डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यहीं पे रखें, यहाँ आयोडीन भी रख सकते हो, बट रेस्ट तो तुम्हें बताना होगा कि किसको कहाँ रखें। ऐसे ये क्या ना, जैसे यहाँ आयोडीन किया तो ये दोनों पे क्या आना चाहिए, ऐसे आयोडीन कॉपी से ऊपर था, तो यहाँ पे जैसे कि इमेजिन करो आयोडीन ब्रोमीन है ना, ये क्लोरीन वाले को उठा कर ऐसे खींच के ले आओ अपने ओर, तो ये आयोडीन कॉपी के नीचे जाएगा। ये क्लोरीन को लेफ्ट हैंड साइड ला उठाने की कोशिश करो तो फ्लोरीन क्लोरीन कॉपी पे आ जाएंगे, ये कॉपी के अंदर है ना, तो उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, कॉपी के पास। ये थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा तुम्हें। करना क्या पड़ा कि ऐसे किया हम लोगों ने, इस तरह से किया कि फ्लोरीन और ब्रोमीन कॉपी पेन ले लेना, 4 अलग डिफरेंट पेन ले लेना, उसमें फ्लोरीन ब्रोमीन को कॉपी के नीचे कर देना, आयोडीन क्लोरीन को कॉपी से नीचे ऊपर की ओर कर देना। अब उसको 60 डिग्री पे रोटेट कर देना, तो जो आयोडीन इधर कॉपी से ऊपर था वो नीचे चला गया, जो क्लोरीन कॉपी से ऊपर और राइट साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और फ्लोरीन ब्रोमीन जो दोनों नोटबुक के नीचे थे वो नोटबुक पे आ जाएंगे। इसको एक बार करके देखो, तुम्हें दिख जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम किसी एक को भी ऐसा रोटेट करके देख सकते हो, किसी एक को भी चेंज करो, तुम्हें दिख जाएगा कि कैसे रोटेट करना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं फ्लोरीन को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो रेस्ट पोजीशन पे कौन कौन से जाएंगे, वेज पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, और ये दोनों पे कौन सा आएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, सोचो। अब कई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, है ना। फ्लोरीन के साथ तुम किसी एक को वेज पे दिखा सकते हो, बाकी दोनों उधर चला जाए। तो मान लो कि मैं फर्स्ट भी फिक्स कर देता हूँ फ्लोरीन, और यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन को लेकर आ गए, तब सेकंड थर्ड पे क्या होगा, कैसे रोटेट किया, आप सोचो। क्लोरीन कॉपी से नीचे था, क्लोरीन कॉपी से ऊपर था, ऐसे किया कि फ्लोरीन कॉपी के नीचे ही रह जाए और क्लोरीन ऊपर आ गया, फिर इधर क्या बच जाएंगे, ये जैसा चाहिए वैसा ही है। सोचे ना, फ्लोरीन नीचे चाहिए था, क्लोरीन ऊपर चाहिए था, है ना। इसको मैं रोटेट करके इधर ले आया, इस साइड से, बस ये रोटेट करके ऊपर चला गया, ऐसे ही गया ना। तो फ्लोरीन कॉपी के नीचे चाहिए था, है क्लोरीन कॉपी से ऊपर चाहिए था, है, बस उसको रोटेट कर दिया 1 डिग्री पे, 180 पे ना। तो सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, आयोडीन, एंड थर्ड पे ब्रोमीन। यहाँ पे ये जो होगा फ्लोरीन एंड क्लोरीन था, ऐसे था ना। इसको रोटेट कर दोगे तो ये ब्रोमीन यहाँ पे आ गया और ये आयोडीन हो गया। तो बस मैं ये एक वे बता रहा हूँ कि तुम ऐसे कर सकते हो, बट इसको तुम्हें सबको अपना मेथड होगा करने का। सब अपने कॉपी पेन को यूज करो, इमेजिनेशन का यूज करो और रोटेट करो। रोटेट करोगे तो क्या आएगा, किसको तुम वो रखना चाहते हो, वेज और डैश पे मैटर कर रहा है। जिसको डैश पे रखना है कॉपी पेन इमेजिनेशन करके थोड़ा सोचो तो हो जाएगा। क्या इसको नीचे कर दिया, है ना, तो ये वाला उठ के ऊपर आ गया, ये दोनों कहाँ पे जाएगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। बट ये सबका खुद से करना पड़ेगा तभी होगा वेज प्रोजेक्शन पे। बट ये दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा, यदि ये एस आ रहा है तो ये भी एस और एस ही होगा। ऐसी है ना, वो देख लो। हाँ वैष्णव बोलो। सर ये तो समझा कि आपने इसको कन्वर्ट कैसे किया, लेकिन ये कैसे डिसाइड करना है कि किसको पुल करना है, जैसे आपने क्लोरीन को पुल किया था पहले इसमें। इस जो वेस्ट पे पुट करना है ना, तो तुम किसी को भी रख सकते हो।
अब ये तुमसे डेटा पूछ दे कि ये यहाँ पे, ऐसे तो पूछेगा कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो आर एस नोमेनक्लेचर से हो जाएगा तुम्हारा, है ना। एस दिख हाँ। रहा है मतलब आइडेंटिकल है, नहीं दिख रहा है तो हम्म। मेंसियोमर्स हो गया। तो क्वेश्चन तो वहां से हो जाएगा, बट ये कन्वर्सन यदि तुम्हें करना पड़ा किसी रीजन से तो क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर है। यहाँ ब्रोमीन रखना चाहते हो तो ये तीनों पोजीशन ओपन है, या तीनों पोजीशन पे कोई भी आ सकता है। तुम कैसे सोच रहे हो, तुम्हारे उस पर मैटर कर रहा है। आयोडीन नीचे था, नीचे है। अब हाँ। बताओ वेज पे किसको लाना चाहते हो। वेज पे आयोडीन को ही लिए। ठीक है, आयोडीन को ले आते हैं, ब्रोमीन हो गया और ये आयोडीन। तो ब्रोमीन नीचे था तो नीचे चाहिए था, नीचे है। आयोडीन ऊपर चाहिए था, ऊपर है। हम्म। तब ये दोनों के पोजीशन पे कौन कौन सा दिखेगा। ब्रोमीन नीचे की ओर दिखा और आयोडीन ऊपर की ओर आ गया, है ना। तो बस ये हाँ। फ्लोरीन क्लोरीन जो तुम्हें चाहिए था वो तो आ ही गया ना सामने, यहाँ पे फ्लोरीन और एक क्लोरीन हाँ। एज इट इज पड़ गया ना फिर वो। हम्म। हाँ, तो बस यही सोचना है तुम्हें कैसे करना है फिर। तो मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसको पुल करने का किसको नहीं करने का, खुद के नहीं, ऊपर। तुम्हारे ऊपर है, वेज पे किसको रखना है, डैश पे किसको रखना है। तुम किसी दो को रखोगे, अकॉर्डिंगली तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कई पॉसिबिलिटी है ना, वेज डैश पे तुम जो चाहो उसको रख सकते हो। अकॉर्डिंगली तुम्हें सोच के अपना आंसर कर लेना होगा। बट उससे नहीं, तुम्हें तो आर एस नोमेनक्लेचर से ही मालूम चल जा रहा है कि क्या होगा। एक बार क्या मैं बोला था, हाँ एस ही है ना, चेक करो तो वो एस है कि नहीं। बाकी सब भी एस आ रहे हैं कि नहीं, पहले वो चेक कर लो। इसको ललिता से ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको कॉपी पेन यूज करके करना। 4 पेन ले लेना और उससे रोटेट करके देखना, और एक बार वहां रोटेट कर लोगे तो एग्जाम में माइंड में कर लोगे फिर। ये डिफिकल्ट इसको समझाना। जिसको समझ में आ गया आ गया है, नहीं तो इस चीज को थोड़ा 4 कॉपी पेन लेके खुद से करना। बस मैं वही बता सकता हूँ कि तुम कहीं पे किसी को रख सकते हो, अकॉर्डिंगली सोचना होगा तुम्हें। ओके, वी अंडरस्टूड। ओके, ठीक है, चलो। मतलब कई लोग समझ गए हैं, बाकी लोग कॉपी पेन यूज करना, तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट, जैसे कि इस पे कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दे हाउ टू रोटेट, अब नहीं बता सकता। ललिते से इसको जाके करो, बोला ना कॉपी पेन 4 पेन लेना और रोटेट करके देखना। ओके, उससे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये टॉपिक छोड़ देना। ये सबको समझना बहुत डिफिकल्ट है सबके लिए। देखो अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहे हैं 2 साल पढ़ने के बाद भी, तो डिफिकल्ट है, तो छोड़ दो, सबको कवर करना थोड़ा जरूरी है। हाँ, इसका सबका नोमेनक्लेचर बता दो। Whoever said we understood, we can, we they can't, क्या बोल लो, not they have paved to tell about others। मस्त लैंग्वेज ही नहीं क्लियर है, क्या बोल लो। नो नीड टू रिपीट, नहीं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो समझा दिया, एक वे बता रही है, एक दो दो तीन एग्जांपल दे रही है, बस इतने पर समझ सकते हो। सबका माइंड अलग है, सबकी कैपेबिलिटी अलग है। कुछ लोग तुरंत समझ जाएंगे, उनको उतना भी जरूरत नहीं है, वो माइंड में कर देंगे फटाक से। बाकी लोग थोड़ा कॉपी पेन लेके करना, मतलब 4 पेन लेके करना, हो जाएगा। ये आईक्यू लेवल वाली बात होगी, कौन कैसे इमेजिन कर पा रहा है। क्योंकि 3D है ना, 3D इमेजिनेशन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल जिसका आईक्यू लेवल हाई है उसका अच्छा आएगा मार्क्स, नहीं तो बाकी लोग का चला जाता है। हाँ, तो ये क्या हो गया, पहला वाला सीएल ऊपर रहता है, एच तो नीचे ही होगा ना।
इसका मतलब यहाँ पे एच नीचे है, तो जैसा दिख रहा है वैसे करोगे। सीएल को नंबर 1 कर दो, राइट हैंड साइड वाला 2 हो गया, इधर 3 हो गया, सो 1 से 2, 2 से 3, ऐसा माइंड में करते चले जाना। समझ में आ गया तो क्या हो जाएगा, एस होगा ना। इसी तरह इसको सोच लो, ओ एच नीचे है और एच कहाँ पे है? ऊपर की ओर है, तो जो दिख रहा है उसका उल्टा कर देना। तब कैसे उल्टा करोगे? नहीं, ओ एच नीचे है ना, हाँ एच को नीचे करना था। ओ एच नंबर 1 हो गया, ब्रोमीन वाला नंबर 2, क्लोरीन वाला नंबर 3। ओ एच से बी आर से सी आर की ओर जाओगे तो क्लॉकवाइज आ रहा है, आर आ रहा है, बट एच हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, एस हो जाएगा। हाँ देखो अब इतना फास्ट होगा, जितने लोगों ने समझे ना तुरंत तुरंत कर देंगे। अब वो ज्यादा 1 2 3 कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। थर्ड भी बता दो फिर। हाँ ईशान करेक्ट है, हाँ अंकित, यस वैष्णव, हाँ क्लियर हो गया सबका, ये आ रहा है। ओके, इस तरह से एस एस आर वाले ये सब क्वेश्चंस कर लोगे। इन एनसीओ में बता दिया था। नाउ सिमेट्री ऑफ द एलिमेंट्स की बात करें, सिमेट्री तुम्हें 4 मिलेगी। ईओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एओएस अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस ऐसे होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी एक सिमेट्री मिला ना तो गया वो। केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़ना तुम्हें, मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं इसका, है ना। बस 2 मिनट अब लेक्चर ओवर कर लूंगा। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? असिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक में। असिमेट्री मतलब कुछ भी ना हो, ईओएस, सीओएस, एओएस, एओएस, कुछ भी ना हो, तो मॉलिक्यूल को असिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए डिसिमेट्रिक होना जरूरी है। तो डिसिमेट्री क्या है? डिसिमेट्री मतलब पीओएस ना हो, सीओएस ना हो, एओएस ना हो, एओएस ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो डिसिमेट्री इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या होना चाहिए? डिसिमेट्री मतलब ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो एओएस भी केवल डेफिनेशन रह जाएगा, राइट। एओएस भी केवल डेफिनेशन रह जाएगा, तुम्हें सिर्फ एओएस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टरनेटिंग मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बता सकते। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा तो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो अब 2 ही कंडीशन बचेगा, क्यूएस और सीओएस। ना प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं रहना चाहिए उसमें। हाँ अब बताओ क्या डाउट पूछा था तुम लोगों ने? अरे केवल ललितेश नहीं कंपाउंड पूछे, डाउट पूछा, 9 डाउट। ललितेश ऐसे मत लिखना 9 बार, तुम्हें कई बार मना किया मैंने। प्लीज टेल लास्ट कंपाउंड नेम, लास्ट कंपाउंड नेम कितनी बार लिखा तुमने? एक बार लिखो, सिर्फ एक बार, जब आएगा ना मैं देखूंगा, ना बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 9 लोगों ने लगातार डाउट पूछा है, मैंने बोला रुको रुको, डिस्टर्ब कर रहे हो इतना। सिर्फ एक बार ये सेंटेंस लिखना, प्लीज टेल द लास्ट कंपाउंड नेम, और वेट करना। जब ओवर होता है ना ये पेज तब मैं बताता हूँ, ना कि बीच में लगातार ये पुट करते रहना। ये क्या पागलपन है यार, तुम्हें पहले भी मना किया ललित, सही में। इतनी एब्सर्ड थिंकिंग कैसे करते हो तुम? हाँ ललित बोलो। सर आपने जब पेज चेंज किया उससे पहले से बोल रहा हूँ मैं सर। तुमने बोला लास्ट कंपाउंड का नेम बताओ, नहीं बताया तो तुम 9 बार मैसेज करोगे मुझे? नहीं उस समय किया तो क्या 9 टाइम्स तुम मुझे ये बताओगे? नहीं सर, मैं उस समय बोला था, मुझे लगा आप स्किप हो गए क्योंकि दूसरे बच्चे भी डाउट लिखते रहते हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा मैसेज किया। तुमने दोबारा नहीं 9 बार मैसेज किया, मुझे लगा बहुत सारे लोग डाउट पूछ रहे हैं। मैं बोला अरे ओवर कर रहा हूँ 5 मिनट में, जल्दी जल्दी करने दो, ये डिस्टर्बेंस होता है ललित, ये समझो। जब मैंने एक बार बोल दिया कि हाँ क्लियर हो गया ठीक है, अब मैं अगले पेज पे अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तब मत बोलो कुछ।
ना कि 9 बार एक सेंटेंस को लिखो। सॉरी सर। तुम किसी को भी क्या इरिटेट कर दोगे ऐसा करके। चलो क्या पूछ रहे थे, लास्ट कंपाउंड का नेम। अच्छा नोमेनक्लेचर, वो नोमेनक्लेचर मैंने एक 3 सेशन का लेक्चर लिया था, उसको जाके देखना। उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन और OH में है तो उसका नेम क्या करेंगे, वो सब समझ में आ जाएगा। उसको यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, किसका नाम बताओ। जो टॉपिक चल रहा है बस वही करो, आज के बाद कभी नाम मत पूछना, किसका नाम बताओ। टॉपिक चल रहा है इनएंसिमस क्या है, डायस्टेरोमस क्या है, उसमें डाउट हो तो पूछना। छोड़ो हटाओ, बंद करो। चलो ठीक है, लेक्चर मिलते हैं बाद में।